नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज हम लोग एक नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अवलोकन। अ, प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी पखवाड़े के अवसर पर एक हिंदी में पाठ्यक्रम दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम के तहत चलाते हैं और इस वर्ष जो हम लोग पाठ्यक्रम चला रहे हैं उसका शीर्षक है अंतरिक्ष अवलोकन के मूल सिद्धांत। यह पाठ्यक्रम वैसे तो कल यानी कि 9 सितंबर को शुरू होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कल नहीं शुरू हो पाया। तो आज हम लोग में 3 सत्र आज होंगे। अ, पूरा मिला के इस पाठ्यक्रम में 17 सत्र होंगे, जो कि आज 10 सितंबर से शुरू होके 20 सितंबर तक चलेगा। प्रतिदिन इसमें सुबह के समय 11 से 1 के बीच में 2 सत्र लिए जाएंगे। आज क्योंकि हमें कल वाला पूरा करना था, इसलिए आज हम 10 बजे से कर रहे हैं। जो मुख्य विषय जो इस पाठ्यक्रम में हम लोग करेंगे वो है अंतरिक्ष अवलोकन के मूल सिद्धांत, जो कि ये होगा। उसके बाद रॉकेट और उपग्रहों की भौतिकी, इसरो प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट पेलोड, आकाशीय पिंड, एक्सोप्लैनेट्स, इसरो के ग्रहीय मिशंस जो हुए हैं, फिर जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, फिर अंतरिक्ष विज्ञान के उपयोग, फिर भारतीय तट के बारे में किस तरह से वैज्ञानिक स्टडी हम लोग कर सकते हैं, फिर संचार उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, फिर आईएसएस जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसके बारे में और अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में जानेंगे। फिर अंतरिक्ष जीव विज्ञान, खाद्य और चिकित्सा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपग्रह डेटा का अनुप्रयोग मॉनसून अध्ययन के लिए, पारिस्थितिक अध्ययन के लिए, भूविज्ञान के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, ये सभी हम लोग जानेंगे। और आखिरी में जो हमारा सत्र है वो है ऑनलाइन डेटा भंडार और उसका प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो कुल मिला के 17 सत्रों का ये पाठ्यक्रम है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि करीब 2500 प्रतिभागी पूरे भारतवर्ष से हमसे जुड़े हुए हैं और सभी का बहुत बहुत स्वागत इस नए पाठ्यक्रम में। तो चलिए आज हम लोग पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं, पहला सत्र शुरू करते हैं जिसका कि शीर्षक है अंतरिक्ष अवलोकन के मूल सिद्धांत। और मैं डॉक्टर पूनम सेठ तिवारी इस पाठ्यक्रम का समन्वय करूंगी। तो आज का पहला सत्र भी मैं ही लेती हूँ। तो हम लोग आज स्काई ऑब्जर्वेशन जैसे कि अंतरिक्ष अवलोकन उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अ, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान क्या होता है? खगोल विज्ञान जो है पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके बाहर जो भी चीज़ आती है, जो भी कण आते हैं, जो भी बॉडीज आती हैं, उन सब के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। इनमें वे सारी वस्तुएं शामिल हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसे कि रात, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, तारे, ये सारी। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं, कुछ कण ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, परंतु उनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि दूर की वस्तुएं, आकाश गंगाएं, छोटे छोटे कण, ये सब भी इसी में आएगा। और इसमें हम उनका भी अध्ययन करेंगे जिनको हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, जैसे कि डार्क एनर्जी, डीप मैटर, डार्क एनर्जी, ये सारे टर्म्स भी, ये सारे विषय भी आपने पढ़े होंगे। तो ये इन सभी का अध्ययन जो है वो खगोल विज्ञान में आता है। इस विद्या में आकाश में अवलोकित होने वाली सभी घटनाएं, जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे सूरज का उगना, ग्रहण, किस तरह से ग्रहण होता है, ये सारी ही चीज़ें, इन सारी घटनाएं किस तरह से आरंभ हुई, किस तरह से इनमें बदलाव आ रहा है, कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और उसके भौतिकी और रासायनिक गुणों के अध्ययन को भी हम खगोल विज्ञान में ही लाते हैं। तो
ये खगोल विज्ञान जो है ये शुरू कब से हुआ? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो ये हमारे करीब-करीब एक सबसे पुरानी प्राकृतिक विज्ञानों में से एक है और जब से मानव ने कृषि की शुरुआत की है तब से ही खगोल विज्ञान की शुरुआत हो गई, क्योंकि खगोल विज्ञान का उपयोग शुरुआती दिनों में कृषि के लिए किया जाता था, अच्छी फसल के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, क्योंकि जो नक्षत्र हैं उनके हिसाब से बारिश होती थी, तो बारिश कब होगी वो सारा जो है भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग होता था। बाद में धार्मिक और पांचांग और ज्योतिषी प्रथाओं के लिए भी ये खगोल विज्ञान बहुत बहुत उपयोगी हो गया। भारत में हम लोग तो बारिश से जुड़े होने के कारण प्रारंभिक खगोल विज्ञान ने बहुत लोकप्रियता हासिल की थी, और हम सभी जानते हैं कि भारत में स्वाति नक्षत्र जो होता है उसमें बारिश होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी नक्षत्र हैं जिनमें कहा जाता है कि उसमें बारिश ज़रूर होती है। तो इसी तरह से नक्षत्रों का अध्ययन करके और उनसे किस तरह से बारिश होगी, और वो सारी चीज़ें कृषि से जुड़ी थी। बारिश से जुड़ा होने के बाद में इसको खगोल विज्ञान को आदि मनुष्य ने इसका उपयोग किया कैलेंडर बनाने के लिए, कि किस प्रकार से कैलेंडर क्योंकि एक साइकिल के फॉर्म में चीज़ें होती हैं, तो उसने एक कैलेंडर बनाया कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से रात और दिन में बदलाव आ रहा है। तो ये इस सभी वजहों से खगोल विज्ञान ने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की। अब जब कभी भी हम लोग रात में बैठे होते हैं आकाश के नीचे, तो हमें एक बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। तो जो रात्रि का आकाश होता है ये जो आदि मानव था उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ी पहेली के समान थी। और स्टार गेजिंग जो है मानव का पसंदीदा मनोरंजक गतिविधि है, और जो बहुत ही पुरानी विज्ञानों में से एक है। जब भी हम रात में आसमान में देखते हैं तो हमें जो तारे दिखाई देते हैं, कुछ तारों में एक पैटर्न जैसा दिखाई देता है। हम उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र जो होते हैं ये आसमान में अपना स्थान बदलते हैं, लेकिन इनकी जो फॉर्मेशन है, जो आकार है इनका, वो नहीं बदलता है। तो दुनिया भर के लोगों ने इस तरह से नक्षत्रों को समझा, उनको आइडेंटिफाई किया और उन्हें अलग-अलग नाम दिए। शुरुआत में जो बहुत सारे जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो लोग आसमान को देखते हैं, उनको कुछ चमकीले पिंड भी दिखाई दिए जो कि अपना स्थान बदल रहे हैं। तो ये जो स्थान बदलने वाले जो चमकते हुए पिंड थे, इनको प्राचीन यूनानी लोगों ने इन्हें ग्रह कहा। ग्रह का अर्थ जो ग्रीक भाषा में होता है भटकने वाला। तो क्योंकि ग्रह जो हैं वो अपना स्थान बदलते हैं, तो इसलिए इनका नाम ग्रह पड़ा। अब तक ब्रह्मांड में जितने भी भाग का पता चल पाया है, जितना भी हम लोगों ने देखा है, उसमें करीब करीब लगभग 19 अरब आकाश गंगा होने का अनुमान है। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 10 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में कुछ स्थानों पर गोल गुच्छे से दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत सारे तारे एक साथ दिखाई देते हैं। इन्हें स्टार क्लस्टर कहा जाता है। स्टार क्लस्टर के जो मध्य वाला भाग होता है उसमें बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत घना होता है। और जैसे जैसे इसमें दूरी मतलब पेरीफेरी की तरफ, जब किनारे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे तारों की संख्या कम हो जाती है, थोड़ा स्पार्स हो जाता है। तो ये स्टार क्लस्टर्स कहलाते हैं। जब हम टेलीस्कोप से आकाश में देखते हैं तो कहीं कहीं हमें कुछ धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। तो ये बादल के समान बड़े बड़े सफ़ेद धब्बे होते हैं। इन धब्बों को निहारिका कहते हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी निहारिकाएं हैं, उनमें से कुछ ही हम देख पाते हैं। तो खगोल विज्ञान का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, ये सारी जो विज्ञान है वो कहाँ से शुरू हुआ है?
तो ये खगोल विज्ञान या खगोलिकी जिसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ये बहुत ही प्राचीन है। इसका आरंभ प्रागैतिहासिक काल से हो गया है तथा प्राचीन धार्मिक एवं मिथकीय कार्यों में इसके दर्शन होते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी के साथ एक बहुत ही भारतवर्ष में स्पेशली एक बहुत अलग साइंस जो जुड़ी हुई है वो है एस्ट्रोलॉजी। ये दोनों आपस में बहुत ही कनेक्टेड हैं। जो प्राचीन लोग प्राचीन खगोलविद थे वो तारों और ग्रहों के बीच का अंतर समझते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारों की स्थिति मतलब नक्षत्रों का स्थान भले ही चेंज होता था लेकिन उनका आकार चेंज नहीं होता था, लेकिन ग्रह जो हैं वो ऐसे घूमते हुए दिखाई देते थे। तो जो पुराने लोग थे वो जानते थे कि तारे और ग्रह दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो तारे जो हैं वो अपने स्थान पर ही दिखाई देते हैं काफ़ी समय तक, और जो ग्रह हैं वो ग्रह अपने स्थान से चलते हुए दिखाई देते हैं। पहले जो है जब तक टेलीस्कोप नहीं था तो केवल नग्न आंखों से ही देखा जाता था, और जितनी चीज़ें दिखाई देती थी उन्हीं का अध्ययन किया जाता था। फिर 3000 साल पहले बेबीलोनियों ने राशि चक्र जो थे उनकी अवधारणा की थी। उन्होंने नक्षत्रों को 12 बराबर भागों में विभाजित किया, क्योंकि और उसको कोरिलेट किया गया 12 महीनों से। तो इस प्रकार जैसे अगर हम देखें कि खगोल विज्ञान का विश्व भर में इतिहास क्या रहा है, तो जो पुराने हमें समझ में आता है करीब 500 बीसी पूर्व जो था, प्राचीन यूनानियों ने खगोलीय अभिलेख का अवलोकन करके नेविगेट तथा आकाश के बारे में प्रश्नों का हल करने के लिए इसका उपयोग किया। 330 बीसी में भूकेंद्रीय मॉडल बनाया गया, जियोसेंट्रिक मॉडल जिसे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र दिखाया गया। 270 बीसी में ब्रह्मांड का में हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया। हीलियोसेंट्रिक, हीलियो जो है वो सूर्य को कहा जाता है, तो सूर्य को केंद्र मान के ये बताया गया कि सूर्य केंद्र है और बाकी सब चीज़ें सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल के एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रस्तुत किया जिसमें पृथ्वी को भी घूमता हुआ दिखाया। ठीक है, 1576 में डेनमार्क में सबसे पहली वेधशाला का निर्माण किया गया। 1619 में जोहानस केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियमों की खोज की। तो 3 जो केपलर के नियम हैं उनको आधार में करके सारे ही ग्रह किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से जो हम लोग सैटेलाइट भी छोड़ते हैं वो भी ये सारी चीज़ें, ये सारा कैलकुलेशन इन्हीं 3 नियमों के अनुसार होता है। फिर 1632 में गैलीलियो ने सूर्य केंद्रित और सौरमंडल के लिए प्रमाण प्रस्तावित किए। उन्होंने ये बताया कि सूर्य केंद्रित है, सूर्य सेंटर में है और बाकी सारी चीज़ें सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं। 1686 में आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों की खोज की और उसके बाद से तो लगातार ही कुछ ना कुछ आगे और बढ़ता गया। तो ये इस प्रकार से शुरुआत कहाँ से हुई खगोल विज्ञान की। लेकिन भारत में खगोल विज्ञान का इतिहास किस प्रकार का रहा, तो भारत में तो खगोलिकी की अति प्राचीन और उज्जवल परंपरा हमेशा से ही रही है। एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है खगोल विज्ञान का, जो कि प्रागैतिहासिक काल से लेके आज तक आधुनिक काल तक फैला हुआ है। और प्राचीन जो भारतीय थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उसमें भी ये उनके अवशेषों में भी ये समझ में आया है कि ये लोग भी इसके बारे में जानते थे। तो खगोल विज्ञान जो 1500 ईसा पूर्व में वेदांग के रूप में विकसित हुआ भारत में, ये वेदांग जो है सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है
जो कि ज्योतिष के ऊपर है, वेदांग ज्योतिष, जो कि 1400 से 1200 ईसा पूर्व का है, बिफोर क्राइस्ट जिसे हम कहेंगे, ईसा पूर्व। तो और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय खगोल विज्ञान यूनानी खगोल विज्ञान से प्रभावित था। भारतीय खगोल विज्ञान 5वीं और 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट के साथ विकसित हुआ। तो आगे हम लोग देखेंगे भारत में कौन कौन से बड़े वैज्ञानिक रहे हैं प्राचीन भारत में। और जो आर्यभट्ट थे उनका काम आर्यभट्टीय, उनके मतलब जो किताब थी आर्यभट्टीय, उस समय के खगोल विज्ञान के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। तो उस समय बहुत ही एडवांस नॉलेज जिसे हम कहेंगे वो हमारे भारत में थी इस विषय को लेके। बाद में जो भारत का खगोल विज्ञान था वो मुस्लिम खगोल विज्ञान, चीनी खगोल विज्ञान, यूरोपीय खगोल विज्ञान और बाकी विश्व भर के अन्य खगोल विज्ञानियों से काफी प्रभावित रहा। पहली जो खगोलीय घटना थी उसका लिखित प्रमाण जो है वो भारतीयों हमारे यहाँ कब पता चला। तो आप सबको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो भारत में जो सबसे पुराना ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना वेद है, उसमें ही कई श्लोक जो हैं वो खगोल विज्ञान से जुड़े हुए मिलते हैं। तो ऋग्वेद में ये बताया गया है कि भारत की जो नोट की गई, दर्ज की गई सबसे पुरानी खगोलीय घटना जो थी वो लगभग 4000 साल पुराने पहले थी। तो बात ये नहीं है कि 4000 साल पहले खगोलीय घटना घटी, घटनाएं तो हमेशा ही घट रही हैं, बिकॉज क्योंकि ये इस प्रकार का जो चक्र है, सिस्टम है, वो तो चलता ही रह रहा है। लेकिन मानव जो भारतीय प्राचीन भारतीय था वो इतना ऑब्जर्वेंट था, इतना समझदार था कि उन्होंने उस घटना को समझा और उसको इतना इम्पोर्टेंट समझा, इतना आवश्यक समझा कि उन्होंने उसके ऊपर श्लोक बनाया और श्लोक जो है वो ऋग्वेद में लिखा। ऋग्वेद में ही हमें पता चला कि कि वर्ष को 360 दिनों में विभाजित कैसे किया गया। फिर और इस प्रकार से भारत ने जो अपना कैलेंडर है वो भारत के खगोलविद जो थे पुराने, उन्होंने भारत का कैलेंडर बनाया, पंचांग जिसको हम लोग अभी भी कहते हैं वो बनाया। और आप सभी ये जानते होंगे कि हमारा पंचांग जो है वो जो भारतीय है कैलेंडर है उसके हिसाब से मौसम में बदलाव जो है मोटा मोटी तौर पे ये देखा गया है कि उसके हिसाब से मौसम में बदलाव होता है, क्योंकि भारतीय खगोलविद जो हैं वो लगातार अपने कैलेंडर में बदलाव करते रहते हैं। तो इस तरह से तो भारत में खगोल की वो हुई। अच्छा, ये भारत में खगोल विज्ञान का स्वर्ण युग कहा गया, जो कि हमारे जो पुराने खगोलविद थे उन्होंने बहुत ही अच्छी खोज की हैं। तो शुंग साम्राज्य के दौरान जो हम लोग कहते हैं कि भारत के खगोल विज्ञान का स्वर्ण युग माना गया। उसमें ब्रह्मगुप्त जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर खगोलविदों में थे। और ब्रह्मगुप्त जो थे वो उज्जैन के खगोलीय वेधशाला के प्रमुख थे। तो उज्जैन में एक ऑब्जर्वेटरी जिसे वेधशाला कहेंगे वो थी और उसमें उसके वो प्रमुख थे। उन्होंने बहुत सारे बीजगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक पद्धति विकसित की और ग्रहों की चाल, उनकी युति और ग्रहण की अनुमानित अवधि की गणना के लिए कई तरीके विकसित किए। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर पाते थे कि आगे फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होगा। तो इस तरह से आर्यभट्ट, बारहमिहिर, ये सब बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, जो खगोलविद रहे हैं, उन्होंने इस बहुत सारी
ऑब्जर्वेशंस की, जैसे कि एक शतपथ ब्राह्मण नाम की 4000 वर्ष पुरानी पुस्तक है, जो कि ज्योमेट्री और खगोल विज्ञान का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरह की सारी चीज़ें ज्योमेट्री पे ही बेस्ड हैं। याज्ञवल्क्य ने सूर्य और चंद्रमा की गतियों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को दर्शाया। तो इस प्रकार भारतवर्ष में हमारे ये स्वर्ण युग कहा गया। अच्छा, अब कई जगह हम लोगों ने देखा है खगोल विज्ञान कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं खगोल भौतिकी। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? मान लीजिए आप अपने घर के आंगन में बैठे हुए हैं, रात में आकाश को देख रहे हैं। आप आकाश का में स्टार्स का चार्ट बनाते हैं, नक्षत्रों को पहचानते हैं कि ये वाला नक्षत्र है, और कुछ आकाशीय पिंडों को भी पहचानते हैं। ये सारा जब आप कर रहे हैं तो आप एक खगोल शास्त्री बनते हैं, आप खगोल विज्ञान कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी में आप जो हैं इसका अवलोकन करने के साथ साथ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो गणितीय मापदंडों को करेंगे और ये कहेंगे कि अच्छा ये तारा हमसे इतना दूर है, या ये ब्लैक होल बनने से पहले तारे के जीवन काल का पता लगाना, सूर्य कितने आगे तक चलेगा, ये सारा जब आप ऐसा करने लगते हैं, इस तरह की स्टडी करने लगते हैं, तो वो खगोल भौतिकी कहलाता है। तो इस तरह से दोनों करीब करीब एक ही चीज़ हैं। लेकिन अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जैसे खगोल विज्ञान तो वो वाली शाखा है जिसमें कि आकाश के पिंड, अंतरिक्ष और संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को हम स्टडी करते हैं। जबकि खगोल भौतिकी विज्ञान जो है, खगोल विज्ञान की एक शाखा है जो इन्हीं सभी जो ब्रह्मांड है उसकी भौतिक प्रक्रिया क्या चल रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब कुछ खगोलीय शब्द हैं आगे बढ़ने से पहले, जैसे ब्रह्मांड। हम लोगों ने बहुत सुना है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा की संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रणाली जिसका पृथ्वी और मानव जाति भी एक हिस्सा है। तो मतलब जो कुछ भी हमें समझ में आता है, पूरा कोई भी मैटर, कोई भी एनर्जी, तो मैटर और एनर्जी सब मिला के जो है वो कहलाएगा ब्रह्मांड, या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे यूनिवर्स। फिर आकाशगंगा। आकाशगंगा यानी तार, मतलब तारों और तारों के बीच का जो पदार्थ होता है, अंतर तारकीय पदार्थ है ना, अंतर तारकीय पदार्थ जो आपस में मिलके फिर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सौर मंडल क्या हुआ? अब सौर मंडल में अगर एक तारा है और उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुछ ग्रह उसकी या कुछ आकाशीय पिंड उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो वो सौर मंडल कहलाएगा। जैसे हमारा सौर मंडल जो है, उसमें हमारा सौर मंडल है, 8 ग्रह हैं, कुछ मीटियोराइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, तो ये सारा मिलके हमारा सौर मंडल कहलाएगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी हमारी जो मतलब विषय है समझने का कि सौर मंडल की सीमा क्या है, कहाँ से कहाँ तक हम कहेंगे सौर मंडल कहाँ तक है। तो बहुत सारी परिभाषाएं वैज्ञानिकों ने इसकी दी हैं कि सौर मंडल का विस्तार कितना है। तो सूर्य, हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और उसके चारों ओर उसकी परिक्रमा करने वाले सारी वस्तुएं जब जितने हिस्से में हैं वो सौर मंडल कहलाएगा। या सोलर विंड्स, सौर पवन जिसको कहेंगे, है ना, सोलर विंड्स जहाँ तक भी अपना प्रभाव रखती हैं वो क्षेत्र कहलाएगा। या सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की ग्रेविटी जितने हिस्से को प्रभावित करती है वो हिस्सा कहलाएगा। या सूर्य की रोशनी जितने हिस्से को प्रभावित करती है। तो इन चारों में से ही वैज्ञानिक अभी मतलब इन्हीं उसमें है कि इसमें से कोई हम ले सकते हैं। अच्छा, अब हम आकाशीय पिंडों की दूरियां कैसे नापते हैं? हम कैसे ये कह रहे हैं कि ये इतने लाइट ईयर दूर है, ये इतने लाइट ईयर दूर है, तो ये पता कैसे करते हैं? तो क्यों
अच्छा, हमारे पास इसके लिए कई मेथड्स हैं, कई चीज़ें हैं। एक हम रडार के द्वारा नाप सकते हैं। अगर हम अपने सौरमंडल की के अंदर की ही दूरियां नाप रहे हैं तो वो हम रडार से नापते हैं। वो दूरियां आकाशीय मेजरमेंट्स में कम छोटी दूरी मानी जाती है। फिर अगर हम एक तारे से दूसरे तारे की, जैसे एक सूरज से दूसरे सूरज की वो दूरी निकाल रहे हैं, तो वो पैरलैक्स के थ्रू निकालते हैं। पैरलैक्स का कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ करते हैं। अ, फिर अगर आकाश गंगा और उसके आसपास की आकाश गंगाओं की दूरियां नापते हैं तो हम सेफैट्स का उपयोग करते हैं। अगर दूसरी दूर की आकाश गंगाओं की दूरी नापते हैं तो सुपरनोवा का वो करते हैं, उपयोग करते हैं। और अगर बहुत बहुत दूर की वस्तुओं का हमें दूरी नापनी है तो रेड शिफ्ट करके एक विधि है, पद्धति है, उसको उसको हम उपयोग करते हैं, या हबल का हम उपयोग करते हैं। अब ग्रहों का आकार, कौन सा ग्रह कितना बड़ा है ना, सूर्य कितना बड़ा है, उसका उसका डायमीटर कितना है, पृथ्वी का डायमीटर कितना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसके लिए हम ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। आकाश पर कोणीय आकार मापते हैं और फिर ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो ये एक सिंपल वो है, एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम तो नहीं कहेंगे, एक लॉजिक है कि जो एंगुलर डायमीटर है, जो डायमीटर होगा, वो 360 का जितना भी फ्रैक्शन आपका ये कोण बना रहा है उसी के फ्रैक्शन के टर्म्स में होगा। तो हम इस तरह से कुछ ज्योमेट्री यूज़ करके, आप ये समझ लें कि कुछ ज्योमेट्री यूज़ करके हम ये निकालते हैं कि वो कितने बड़े हैं, उनका डायमीटर क्या है। डायमीटर के साथ हमें उनका मास भी जानना होता है, द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं। तो हम वो मास कैसे निकालते हैं, हम उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को देख के निकालते हैं। फिर उनका घनत्व क्या है, घनत्व से ही हमें पता चलेगा कि वो उसका मटेरियल क्या है, किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो द्रव्यमान को हम अगर वॉल्यूम से, मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लेंगे तो हमें डेंसिटी पता चल जाएगी। तो द्रव्यमान और आयतन का विभाजन करके हमें घनत्व की प्राप्ति होगी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि अब हम कैसे, जैसे हमारे ये सैटेलाइट जाते हैं अंतरिक्ष में, तो दिशाएं कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं, गूगल मैप्स तो है नहीं इतना कि हमें वहाँ पे सड़कें हैं कि इस सड़क से लेफ़्ट ले लो, उस सड़क से राइट ले लो। तो हमें उसके लिए एक निर्देशांक पद्धति करनी पड़ती है। ठीक है, तो निर्देशांक निकालना किसी भी जगह का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले है एक खगोलीय समन्वय प्रणाली होती है। आकाशीय समन्वय प्रणाली एक वो समन्वय प्रणाली है जो आकाश पर्यवेक्षकों को आकाश में वस्तुओं के स्थान को निर्दिष्ट करने में मदद करती है। शोधकर्ताओं, खगोलविदों और वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली ये सबसे सामान्य आम प्रणाली है। क्षैतिज प्रणाली और भूमध्य रेखीय प्रणाली है। क्षैतिज प्रणाली पृथ्वी के पर्यवेक्षकों के लिए आकाश पिंडों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए उपयोग में ली जाती है। भूमध्य रेखीय प्रणाली, क्षैतिज माने हॉराइजन है ना, भूमध्य रेखी इज इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर वाली जो प्रणाली है वो आकाशीय ध्रुवों के सापेक्ष में स्थिर है। ये प्रणाली पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सापेक्ष तारों के स्थान पर आधारित रहती है। तो अधिकतर जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं वो भूमध्य रेखीय प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो कि इक्वेटर को बेस में लेके करती है। तो उसके उस प्रणाली में क्या होता है कि तारों का स्थान जो है वो नियत रहता है, और तारों की स्थिति की पहचान अगर डिग्री में होती है तो हमें सही उत्थान या पतन, जो डिक्लिनेशन और एसेंशन होता है, वो पता चल जाता है। ठीक है।
अच्छा, इसमें अब कई चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। एक तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हो गई कि खगोलीय मंडल, जिसे हम सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। सेलेस्टियल स्फीयर या खगोलीय मंडल, आकाश मंडल, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप यदि खड़े हैं, आपके चारों ओर एक काल्पनिक गोला, और जो पृथ्वी के गोले के साथ सकेंद्रीय, सकेंद्रीय माने इक्वी मतलब उसका सेंटर सेम जगह पे होता है, और पृथ्वी पे बैठकर आप आसमान को देख रहे हैं, तो इस प्रकार से वो काल्पनिक गोला होगा कि जो भी खगोलीय पिंड हैं, वो उनकी छवियां इसी गोले के अंदरूनी सतह पर दिखाई देंगी। तो एक काल्पनिक गोला जिसके अंदर आपको ये सारी आकाशीय पिंड दिखाई देंगे। फिर आकाशीय भूमध्य रेखा क्या होती है? अंतरिक्ष में पृथ्वी की भूमध्य रेखा को आप एक्सटेंड करते हैं, पृथ्वी के जो इक्वेटर है उसको बढ़ाते जाएं, जैसे ठीक है, तो वो जो है वो कहलाएगी आकाशीय भूमध्य रेखा। अब आकाशीय, जैसे पृथ्वी का भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से जो आकाशीय भूमध्य रेखा है वो पूरे आकाश को दो क्षेत्रों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जब हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की कल्पनाएं करते हैं तो हमें ये दिखाई देते हैं आकाशीय ध्रुव, यानी कि इसी तरह से ये देखिए, ये जो ठीक हमारे ऊपर होगा पॉइंट, उसको जेनिथ कहलाएगा। ठीक है, जेनिथ, क्षितिज, ये राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन, ये सारे टर्म्स जो हैं ये सारे अधिकतर यूज किए जाते हैं। तो ऊपरी गोलार्ध जो है, जेनिथ जो है हमारे ठीक ऊपर का बिंदु कहलाएगा, और पृथ्वी के अगर उत्तरी ध्रुव पे इस प्रकार से दिखाई देगा, जेनिथ और उत्तरी ध्रुव एक जगह दिखाई देंगे। नादिर जो है पर्यवेक्षक के ठीक नीचे आकाश का बिंदु है, जो कि जेनिथ के ठीक विपरीत होगा। आकाश में प्रत्येक वस्तु की स्थिति को जानने के लिए दो संख्याएं होती हैं जो कि उसके स्थान को निर्धारित करती हैं, उन्हें हम राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन कहते हैं। और ये दोनों ही हमें बताती हैं कि किसी भी वस्तु का या किसी भी लोकेशन का निर्देशांक क्या है, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। जो डिक्लिनेशन है वो हमें लैटिट्यूड, अक्षांक के जैसा हमें से मेल खाता है, और राइट एसेंशन जो है वो लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर के समान हमें समझ में आना चाहिए। खगोलीय भूमध्य रेखा पर वर्नल विषुव और आकाशीय भूमध्य रेखा पर चयनित तारे के प्रक्षेपण के बीच का कोण होता है। इसी प्रकार से आकाशीय भूमध्य रेखा और एक कोई भी आकाशीय पिंड जो है उसके बीच का कोण को उत्तर या दक्षिण में लगातार सही उद्गम की रेखा के साथ मापा जाए तो उसे डिक्लिनेशन कहते हैं। अब ये तो हम सबको मालूम है, विषुव और ऐनांत, यानी कि इक्विनॉक्स और सॉलिसिट। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए सितंबर 22-23 के आसपास शरद विषुव क्या होते हैं? विषुव माने वो दिन, जिस समय दिन और रात दोनों की अवधि करीब करीब एक ही बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से उसके पास आ रही हैं। जैसे ऐनांत जो कि सॉलिसिट होता है, विंटर सॉलिसिट या समर सॉलिसिट। समर सॉलिसिट में क्या होगा, ये पृथ्वी एक थोड़ी सी झुकी हुई है ना, तो उस झुकाव की वजह से क्या हो रहा है, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पे 24 घंटे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो रात नहीं होगी। यहाँ पे देखिए पूरे समय वो हो रही है, रोशनी है। इसी प्रकार उस समय
जो दक्षिणी ध्रुव है वो पूरे अंधकार में रहेगा, पूरे अंधकार में है, यानी कि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं आएंगी, वो पृथ्वी के झुकाव की वजह से। ये ग्रीष्मकालीन समय में होगा, जून 20-22 के आसपास। ठीक है, इसी तरह से दिसंबर 21-22 के आसपास, जो कि हमारा कहलाता है विंटर सॉलिसिट। विंटर सॉलिसिट में क्या होगा, जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें पूरे समय रोशनी आएगी, सूर्य की किरणें आएंगी, और जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव बिल्कुल सूर्य से सबसे दूरी पे है, इसलिए उसमें रोशनी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और जो शीतकालीन जो विंटर सॉलिसिट है, इस दिन उत्तरी हेमिस्फेयर में जो रात है सबसे लंबी होगी, दिन सबसे छोटा होगा। इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन वाले जो 20-22 जून के आसपास पड़ता है, उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है उसमें सबसे लंबा दिन कहलाएगा, कहलाएगा नहीं, होगा। और धीमे, मतलब सबसे लंबा दिन माने सबसे ज्यादा देर तक सूर्य की रोशनी रहेगी, है ना। अब ये एक ट्रिक फोटोग्राफी होती है, स्टार ट्रेल्स, इसमें हम लोग बना सकते हैं। अगर लंबा एक्सपोजर करें, अगर लॉन्ग एक्सपोजर कैमरा से किसी भी सितारे को फोकस करके उसकी फोटो लें और एक्सपोजर लंबा करें, तो क्या हो रहा है, सितारा अपनी जगह है लेकिन पृथ्वी घूम रही है ना, तो वो पृथ्वी के घूमने की वजह से हमें क्या होगा, सितारा चलता हुआ सा दिखाई हमारी फोटो में आएगा। इनको कहते हैं हम स्टार ट्रेल्स। तो अगर हम पोल्स पे देखते हैं तो स्टार ट्रेल्स ऐसे हॉरिजॉन्टल आती हैं, इक्वेटर पे देखेंगे तो स्टार ट्रेल्स जो हैं वो वर्टिकल आएंगी, और बीच के किसी भी लैटिट्यूड पे जो है स्टार ट्रेल्स डायगोनल चलेंगी। तो ये एक ट्रिक फोटोग्राफी है। अब हम क्या कहते हैं, प्राचीन काल में किस प्रकार के उपकरणों का यूज़ किया जाता था खगोलीय या आकाशीय पिंड को देखने के लिए। तो सबसे पहले तो सन डायल के विषय में हम चर्चा करेंगे। सन डायल जो है ये समय बताता है कि दिन का क्या समय हो रहा है, और इसके लिए सबसे पुराने उपकरणों में से एक है। ये ऐसा ही एक अर्धगोलीय सनडायल भी हुआ करता था, जो अर्ध चक्र के समान होता था। नई दिल्ली भारत में जंतर मंतर में एक खगोलीय वेधशाला है, जिसमें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जिसे घोषित किया गया है, ये वहाँ का सनडायल है। तो भारत में 5 जगह ऐसे जंतर मंतर हैं जहाँ पे सनडायल हैं। तो ये 5 जंतर मंतर कहाँ कहाँ हैं आपको पता होना चाहिए। एक जयपुर में, नई दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, इन 5 जगह हैं। और इसमें जो जयपुर वाला है वो सबसे बड़ा है, वृहत सबसे बड़ी सनडायल है। ठीक है, तो सनडायल हमें ये बताता है कि दिन का ये कौन सा समय है। दूसरा यंत्र जो है वो यस्ति यंत्र या गोल यंत्र। तो देखते हैं इनको कैसे यूज करते हैं थे और ये क्या होते हैं। तो भास्कराचार्य जो कि एक प्राचीन खगोलविद थे, उन्होंने 1114 से 1185 ईस्वी में वो थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने ग्रहों की स्थिति, ब्रह्मांड के विज्ञान और भूगोल जैसी विभिन्न खगोलीय घटनाओं पर अपनी टिप्पणियां, अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखा है। लल्ला श्रीपति जैसे गणितज्ञों ने यष्टि यंत्र या स्टिक मशीन को विकसित किया, लेकिन भास्कराचार्य ने इसमें किस प्रकार से गणना की जा सकती है वो विकसित किया। तो इस मशीन में क्या होता है, एक छड़ी होती है और उसे धुरी पर घुमा दिया जाता है, और किसी को वस्तु के ऊपर और नीचे ध्यान केंद्रित करना होता है, और बोर्ड पे 2 रेखाएं खींचनी होती हैं। 2 रेखाओं के साथ त्रिभुज का निर्माण किया जाता है और फिर वस्तु की ऊंचाई के बारे में गणना की जाती है। गोल यंत्र भी एक ऐसा ही यंत्र का उपयोग तारे की स्थिति के लिए किया जाता है। गोल यंत्र जो है आकाशीय क्षेत्र में आयामी यानी 3 डायमेंशनल प्रदर्शन मॉडल है। इसमें दिखाया कि खगोल विज्ञान में विभिन्न बड़े वृत्तों का उपयोग किस प्रकार से
किया जाता है। तो ग्रहों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी यंत्र है। दूसरा यंत्र जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है सेक्सेंट। सेक्सेंट जो है ये नेविगेशन का उपकरण है जो दो दिखाई देने वाली वस्तुओं के बीच में एंगल निकालता है, कोण निकाल देता है। तो ये कोण नापता है और फिर क्या कहते हैं क्षितिज के ऊपर सूर्य और तारों की ऊंचाई को नापता है। 3 तरह के सेक्सेंट होते हैं जो कि है समुद्रीय सेक्सेंट, बॉक्स सेक्सेंट और साउंडिंग सेक्सेंट। ये जो एलिजाबेथ कैथरीन वो प्रथम आधुनिक युग की प्रथम महिला खगोल शास्त्री कहलाती हैं। उन्होंने अपने पति जो कि वो भी खगोल शास्त्री थे उसके साथ में ऑक्टेंट और सेक्सेंट पे काम किया था और पहली महिला खगोल शास्त्री हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ तारामंडलों के बारे में बात करेंगे। ये नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं और ये नायकों और प्रतीकों का सितारों पर नायकों के नाम पे इनके नाम रख लिए गए हैं और जो हमारी संस्कृति है वो और विश्वासों को आकाश में समाहित किया गया है। तो पहला नक्षत्र जो है हमारे पूर्वज जो थे वो तारों में पैटर्न ढूंढते थे और उन्हें नेविगेशन के लिए यूज करते थे। टॉलमी ने 48 नक्षत्रों को पहचाना और उन्हें सूचीबद्ध किया। आज अगर हम माने तो आकाश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 88 तारामंडल हैं और बहुत सारे ऐप हैं आजकल जो कि हम तारामंडल को पहचानने में हमें मदद कर सकते हैं। इनमें से एक का नाम है स्टेलरियम। तो स्टेलरियम जो है नक्षत्रों को पहचानने के लिए ऐप है और पुराने दिनों में जो नक्षत्रों को पहचानने और उनको जोड़ने के लिए बहुत सारी कथाओं की रचना हुई है। इसमें ही एक तारामंडल है जो कि एक शिकारी की तरह से दिखाई देता है। उसका कुत्ता सिरियस एंड्रोमेडा को बचाने के लिए एक स्कॉर्पियन को मार रहा है। इन सारी ही तरह से हम उन्हें देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा और सबसे आसानी से पहचानने वाला उत्तरी भाग में, क्योंकि हम सब उत्तर भाग में रह रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सप्तऋषि, जिसे हम उर्सा मेजर भी कहते हैं। तो ये जो है तारामंडल नहीं है, ये एक और बड़ा तारामंडल है जो जिसका नाम है बिग डिपर। उस बिग डिपर का हिस्सा है जिसको हम उर्सा मेजर या सप्तऋषि कहते हैं। ये मतलब बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाता है आसमान में। गर्मी के महीनों में जब हम देख सकते हैं कि उसका ये देखिए इस तरह से ये बिग डिपर है और उसमें ये सप्तऋषि या उर्सा मेजर है। तो कब ये गर्मी के महीनों में आकाश में सबसे उत्तरी भाग में आसानी से देखा जाता है। हम जैसे ही बिग डिपर का पता लगा लेते हैं, हम देखते हैं उसका हैंडल जो है वो उर्सा मेजर या ग्रेट बियर है। ठीक, ये देखिए ये है, हम लोग कहते ही है ना कि सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं, तो ये 4 तारे एक रेक्टेंगल जैसा बनाते हैं और 3 तारे इसकी पूंछ जैसा वो होता है। और पूंछ जो है जहाँ के मतलब जहाँ की ओर इशारा करती है वो नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, पोलारिस या नॉर्थ पोल। ठीक है, और अब नॉर्थ पोल अपनी जगह, नॉर्थ पोल पोल स्टार जो है वो अपनी जगह ही होता है, क्योंकि वो हमें मतलब थोड़ा सा मूवमेंट उसमें होता है बट वो काफ़ी
कम मूवमेंट है। और जबकि ये जो सप्तऋषि है, ये चारों ओर उसके घूमता रहता है। तो आप ये देखें कि सूर्य में किस तरह से समर में किस तरह से दिखाई देगा, विंटर में किस तरह से दिखाई देगा। तो हमेशा उसको उसके दो तारे, मतलब जैसे ही हम रेक्टेंगल को बना लेंगे, रेक्टेंगल से ये तीन तारे और उसकी पूंछ भी दिख जाएगी। अब रेक्टेंगल के जो शुरू के दो तारे हैं, उनकी सीध में हम देखेंगे तो हमेशा हमें पोल स्टार दिखाई देगा। इस तरह से जो पुराने प्राचीन लोग थे, वो इसे नेविगेशन के लिए हमेशा यूज करते थे, नॉर्थ डायरेक्शन पता करने के लिए। दूसरा जो नक्षत्र है वो ओरियन द हंटर है, और ये भी आसानी से, बहुत आसानी से दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शिकारी है, शिकारी की बेल्ट, ये शिकारी है, शिकारी के हाथ में जो है ये वो है धनुष है, और एक और अस्त्र है। ये शिकारी के पैर हैं, और शिकारी के ये बेल्ट है, तीन तारे वाली जो है वो शिकारी की बेल्ट है। शिकारी की बेल्ट में सीधी रेखा में तीन तारे हैं। तो इस तरह से हम, ये भी वो ओरियन दी हंटर है। तो ओरियन जो थे वो ग्रीक जो स्टोरीज हैं उनमें हमें उनका जिक्र मिलता है। वो अपनी शिकार की क्षमताओं में विश्वास रखते थे, और वो उन्होंने ये घोषणा की कि मैं सारे जानवरों को मार डालूंगा, लेकिन गाय जो कि पृथ्वी की देवी है, उसने ओरियन के दावों से क्रोधित होकर उसे मारने के लिए एक स्कॉर्पियन, बिच्छू भेजा। तो ओरियन ने उसको भी मारने के बाद, ओरियन की मृत्यु के बाद जो है जीएस ने उस बिच्छू के साथ में ओरियन को भी एक तारामंडल बना दिया, और तारामंडल अब हमें दिखाई देता है। अगला जो है वो है मिथुन राशि, मिथुन जेमिनी जिसको हम कहते हैं। तो मिथुन में 17 तारे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन 17 इसमें जो कैस्टर और पोलस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे हैं। और शक्तिशाली दूरबीन से जब हम देखते हैं तो फिर पता चलता है कि कैस्टर में 6 तारे हैं, 6 तारों का एक मंडल है, और पोलस के आसपास के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा ग्रह जो है वो परिक्रमा करता है। तो मिथुन वाला नक्षत्र किधर होगा? अगर हम ओरियन को पहचान लेते हैं, ओरियन द हंटर को, तो ओरियन की जो भुजा है, उठी वाली भुजा है जो अभी हमने देखी थी, उसके ऊपर और किनारे पाए जा सकते हैं। वहां से हम मिथुन वाले को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम नक्षत्रों को का पता लगा सकते हैं। तो जो एक बहुत बड़ी घटना हम आकाश में देखते हैं वो ग्रहण है। ग्रहण का हम लोग मतलब अंधविश्वास के माध्यम से ही हमें याद है, लेकिन ये जो है प्राचीन काल में एकदम से अंधेरा छा गया, तो लोग डर गए कि राक्षस जो है सूर्य को निगल गया। तो इसी तरह से लोग ग्रहण को याद करते हैं। लेकिन विज्ञान ने बताया कि ये जो ग्रहण है ये एक खगोलीय घटना है, और ये तब होती है जबकि कोई खगोलीय वस्तु या पिंड जो है उसकी छाया किसी दूसरे आकाशीय पिंड पे पड़ती है, तो तब ग्रहण होता है। तो अब हम बेसिकली हम दो तरह के ग्रहण को देखते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो और ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा जो है वो हमारे ग्रह की पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो महीने में लगभग एक बार पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। आमतौर पे पूर्ण ग्रहण नहीं होता है सूर्य के चारों ओर। जब पृथ्वी की सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के समतल के संबंध में चंद्रमा की कक्षा थोड़ी झुकी हुई है। और करीब करीब साल में मतलब 6 महीने में एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण की संभावना होती है।
इसमें क्या होता है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो सूर्य से आने वाली किरणें जो है चंद्रमा रोक लेता है, और उसकी छाया की वजह से सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन समस्या ये है, जो मतलब बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि सूर्य तो बहुत ही बड़ा है, जबकि चंद्रमा का आकार बहुत छोटा है। सूर्य का व्यास करीब करीब उससे 400 गुना अधिक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है? तो वो इसलिए होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य से 400 गुना छोटा है, लेकिन सूर्य करीब करीब 400 गुना दूर है हमसे, वो चंद्रमा की अपेक्षा। तो इसलिए जो उसका एंगल बनता है वो करीब करीब सिमिलर ही बनता है। अब हम आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण किस तरह से होता है? तो जो है हमारी जो ऑर्बिट है पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वो एक स्फेयर नहीं है, बल्कि एक एलिप्स है, जिसको हम दीर्घ वृत्त कहेंगे। वृत्त ना होके दीर्घ वृत्त है, एक तरफ से चपटा हुआ है। तो चंद्रमा कभी पृथ्वी से थोड़ा पास होता है, कभी थोड़ा दूर होता है। तो ये यदि ग्रहण तब हो रहा है जब चंद्रमा थोड़ा दूर है, तो उसका कोणीय आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा। कोणीय आकार छोटा हो जाएगा तो वो सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। अगर वो पृथ्वी के पास में है तो फिर उसका कोणीय आकार ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा ढक पाएगा। तो इस तरह से हमको दिखाई देता है। और अगर ये जब पूरी तरह से ढकने में असफल होता है, तो चंद्रमा के सिलहुट के चारों ओर प्रकाश की एक पतली सी अंगूठी दिखाई देती है, और इसको हम जो है वो इसमें हम सूर्य के कोरोना के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। इसको डायमंड रिंग भी कहा जाता है। तो चंद्र ग्रहण में एक मतलब चंद्र ग्रहण ये होता है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के एक ही तरफ होते हैं। तो क्या होता है कि सूर्य है, फिर पृथ्वी है, फिर चंद्रमा है। तो चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। अब ये तो हमें मालूम है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हमारे तक आती है। तो जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो वो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो वो जब पृथ्वी की छाया पे से गुजरता है, तो वो इस तरह से चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में जो चीज़ असामान्य है वो ये कि जब पृथ्वी की छाया में से गुजर रहा होता है, तो रात के आकाश में पूरी तरह से नहीं काला दिखाई देता है। तो क्या होता है कि क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, एक टर्म होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाल रंग जो है वो सबसे बाद में स्कैटर होता है। तो लाल रंग जो है, मैं लाल रोशनी उस तक पहुंच पाती है, और चंद्रमा जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो रेड कलर का दिखाई देता है, तांबे के समान कभी कभी लाल रंग में हो जाता है। तो प्राचीन जो हमारे मानव थे, उनको लगा कि चंद्रमा रो रहा है, चंद्रमा के खून निकल रहा है, तो किसी ने हमला कर दिया है चंद्रमा के ऊपर। तो इस तरह से ये लाल रंग होता है। तो ये चंद्र ग्रहण भी इसी प्रकार से आंशिक व पूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ठीक है। तो अगली जो खगोलीय वस्तु है वो है धूमकेतु। धूमकेतु जो है ये सौर मंडल में सबसे गहरी पहुंच में बनते हैं। ये सूर्य ये विशाल कक्षाओं में यात्रा करते हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचता है, तो उसकी बर्फ और गैसें जो है वो
इवेपोरेट, वाष्प बन जाते हैं ना, तो इवेपोरेट हो जाते हैं और वो एक पूंछ की तरह से हमें दिखाई देते हैं। वो उसकी जो गैसेस हो जाती हैं वो हमें पूंछ की तरह से दिखाई देती हैं। तो धूमकेतु जो हैं वो ज़्यादातर बर्फ़ और धूल के गोले होते हैं। उनकी सतह कार्बन का एक खोल होता है जो उच्च बनाने की प्रक्रिया के दौरान सतह के नीचे इवेपोरेट होने या वाष्पशील के रूप में एकत्रित होती है। तो ये किस वजह से हमें धूमकेतु होते हैं कि छोटा कोई ग्रह जो है, छोटा सा ग्रह जो है उसका मलबा परिक्रमा करते हुए वो कूपर बेल्ट में वहां से निकल आते हैं। ठीक है। अच्छा, अगली जो घटना है वो है उल्कापात या मीटियोराइट शार जो जिसको हम कहते हैं। तो इसमें अंतरिक्ष में बहुत सारा ऐसे कण हैं, मलबा है जो कि पृथ्वी से टकराता है। तो अब पृथ्वी की कक्षा में जब वो आते हैं तो पृथ्वी में एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में उसकी कक्षा में मिलती है, तो वो उसमें मतलब वो जलने लगता है। जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे पत्थर या बड़े पत्थर होते हैं तो वो जलने लगते हैं, तो वो हमें एक रोशनी की तरह से दिखाई देते हैं। ये देखिए इस तरह से वो जलते हैं और उल्का पिंड कहलाता है, और ये कभी कभी हमें उल्का पिंड धाराएं जैसी दिखाई देती हैं। और वायुमंडल जो पृथ्वी का है उसमें जब प्रवेश करते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से उसमें ये जलने लगते हैं और प्रचंड गर्मी और घर्षण उत्पन्न करते हैं। फिर जैसे ही इसमें से ज़्यादातर तो वहीं पे जल के ख़त्म हो जाते हैं। कुछ जो बहुत बड़े उल्कापिंड होते हैं वो धरती तक आते हैं और मीटियोराइट कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें तो शूटिंग स्टार कहते हैं। और ये जो मीटियोराइट का है वो अलग अलग समय पे होती हैं मीटियोराइट की शावर। तो करीब करीब अक्टूबर 21-22 के आसपास भी होगी, 18 नवंबर 18-19 नवंबर के पास, और पृथ्वी पे किसी किसी भाग से दिखाई देती है। तो वर्ष के दौरान पृथ्वी पर करीब करीब 30 उल्का बौछारें दिखाई देती हैं। और ये बौछारें क्योंकि पृथ्वी की कक्षा के साथ मेल खाती हैं तो एक नियमित चक्र में होती हैं। तो इस प्रकार से ये तो ये आज का जो सत्र है ये समाप्त होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद हम इस सत्र में जुड़ने के लिए। बेसिक्स ऑफ स्काई ऑब्जर्वेशन जो कि अंतरिक्ष अवलोकन के मूल सिद्धांत, इसमें आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत किस प्रकार खगोल विज्ञान क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, भारत में किस प्रकार ये शुरू हुआ और क्या बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हमने जाना। अब दूसरा जो सत्र होगा वो होगा रॉकेट और उपग्रहों की भौतिकी, यानी कि फिजिक्स ऑफ रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, तो किस तरह से जो भौतिक के सिद्धांत हैं उनको उपयोग में करके रॉकेट और उपग्रहों को बनाया गया और उनको हम लोग प्रक्षेपण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए है, और अगले सत्र में भी बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार।